Let's start rapid revision of chapter acid, bases and salts. ठीक है, क्या है एसिड्स, क्या है बेसिस एंड क्या है सॉल्ट्स. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में और उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब. राइट, तो क्या कहा, हमारे आसपास बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, अराउंड 3 मिलियन कंपाउंड्स है. राइट, उन कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम उसे क्लासिफाई करते हैं एसिड्स में, बेसिस में एंड सॉल्ट्स में. तो जितने भी आपके पास कंपाउंड्स है, वैसे तो अलग भी होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बट हम उसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कर रहे हैं कि वो एसिड्स हैं, बेसिस है या फिर क्या है, सॉल्ट्स है. तो कितने भी आपके सामने जो कंपाउंड्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, कलर, टेस्ट या केमिकल बिहेवियर के हिसाब से जब आप उसे सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो आपके पास आता है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम चले कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं. क्या होते हैं एसिड्स? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस साइंटिस्ट हैं, उनके हिसाब से उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी अपनी एसिड्स की, उन्होंने ये कहा था कि एसिड जब वाटर के अंदर जाता है और वाटर में जाके जब डिसोसिएट होता है तो वो आपको क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन. क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन. राइट, मींस क्या कहा आपको कि आपके पास कोई भी एक एसिड है, फॉर एग्जांपल HCl एक एसिड है, उसको आपने डाला वाटर में. जब आप वाटर में डालते हैं तो वाटर का जो H2O है वो उसमें से H+ को ले लेता है और बना लेता है H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन जो होता है वो अलग रह जाता है. या सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कहते हैं कि ऑन एक्वस सॉल्यूशन वो क्या करते हैं, डिसोसिएट होकर आपको क्या देते हैं, H+ आयन, और उसे आप क्या बोलते हैं, एसिड्स. एसिड्स वो डिसोसिएट होकर आपको क्या दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं. राइट, तो फिर बेसिस क्या होते हैं? बेसिस अपोजिट होते हैं. बेसिस क्या होते हैं? जो डिसोसिएट होके एक्वस फॉर्म में डिसोसिएट होने के बाद आपको OH नेगेटिव आयन देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बेस. ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है. ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं. ल्यूइस कॉन्सेप्ट होता है जो कहते हैं कि एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर. ऐसे ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बट आपको जो भी पढ़ना है वो क्या है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. एसिड्स वो जो डिसोसिएशन होने पे क्या दे रहे हैं बेटा, H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, और बेसिस वो जो डिसोसिएट होकर आपको क्या दे रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन. ठीक है, फिर आता है आपके पास कि आपको कैसे पता चलेगा आपके पास जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो लिक्विड फॉर्म में वाटर जैसा ही दिख रहा है, वो एसिड है या बेस है. तो आप उसकी टेस्टिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर्स का. किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर्स का. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपको ये बताते हैं जो सब्सटेंस आपके पास प्रेजेंट है वो एसिड है या बेस है बाय चेंजिंग कलर. ठीक है, तो ये ऑल्फैक्टरी भी हो सकते हैं और सिंपल कलर चेंजिंग भी हो सकते हैं. ऑल्फैक्टरी जो स्मेल से डिटेक्ट किए जाएंगे, जो विजुअली इंपेयर्ड के लिए होते हैं, और जो दूसरे होते हैं आपके पास जो विजुअल देख के हम बता सकते हैं कि कलर चेंजेस हो रहे हैं. राइट, उसमें भी दो टाइप के इंडिकेटर है. कौन कौन से? नेचुरली अकरिंग और दूसरे कौन से? सिंथेटिक इंडिकेटर. एज द नेम इंडिकेट, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स आपको नेचर से मिलेंगे, यानी सिंथेसिस नहीं की जा रही है, मैनमेड नहीं है. और जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो लैब में प्रिपेयर किए जा रहे हैं, वो सिंथेटिक है. तो नेचुरल इंडिकेटर में आपके पास कौन सा आता है बेटा, लिटमस, जो कि प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है. लिटमस सॉल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और पेपर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है. लिटमस का खुद का कलर पर्पल होता है. राइट, ये दो फॉर्म में अवेलेबल है. राइट, जो क्या करता है बेटा, अगर ब्लू लिटमस को आपने डाला तो ब्लू से अगर रेड हो गया और रेड से रेड रहा तो आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है. अगर आपके पास रेड से ब्लू हो गया या फिर ब्लू से ब्लू रहा तो कौन सा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन. रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, इसकी कैबेज की जो लीफ है उसे बॉयल किया जाता है, उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, फिर उससे टेस्टिंग की जाती है, तो एसिड में वो कलर देता है रेड और बेस में देता है वो कलर ग्रीन. ठीक है, हाइड्रोजिया प्लांट, हाइड्रोजिया प्लांट में क्या होता है, जो ब्लू कलर होता है वो एसिड के लिए आता है और पिंक कलर जो होता है वो बेस के लिए आता है. टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी के केस में आप देख सकते हैं कि एसिड में कोई चेंज नहीं आता, यानी येलो का येलो ही रहता है, और बेस के केस में वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है. टर्मरिक को अच्छे से याद रखिएगा, जब आप खाना खाते हैं अगर सब्जी गिर जाती है तो आपके पास जनरली जो कलर रहता है एसिड्स का जो रहता है, क्योंकि उसके अंदर टमाटो डाला हुआ है, एसिड्स के साथ वो कलर क्या दे रहा है आपको, सेम येलो कलर दे रहा है. लेकिन अगर आप उसके ऊपर साबुन लगाते हैं जिसके अंदर बेस होता है तो उसके कलर को चेंज कर देता है, वो क्या करता है, येलो से रेड बना देता है. ठीक है, फिर आते हैं आपके पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि कमर्शियली यूज किए जाते हैं, जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं. वो है दो, वन इज फिनोल्फ्थलीन एंड सेकंड इज मिथाइल ऑरेंज. फिनोल्फ्थलीन का खुद का कलर कैसा होता है बेटा, कलरलेस. राइट,
वो एसिड में जाके भी कलरलेस रहता है, लेकिन बेस में जाने के बाद वो कौन सा कलर देता है? पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो उसका कलर ऑरेंज होता है एंड वो किसमें? एसिड में जाने के बाद रेड कलर देता है और बेस में जाने के बाद क्या देता है बेटा? येलो कलर। तो ये कुछ इंडिकेटर्स है जो आपको इंडिकेट करते हैं कि जो सब्सटेंस आपके पास प्रेजेंट है वो एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। फिर आते हैं आपके पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर स्मेल से डिटेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी और आपके पास दो सॉल्यूशंस दिए गए और आपको कहा गया कि पता लगाइए इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो आप स्मेल से पता लगाएंगे। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? अनियन आता है, वैनिला एसेंस आता है, क्लोव ऑयल आता है, ठीक है। तो अनियन में क्या है? अगर स्मेल रिटेन करती है, स्मेल रहती है तो मींस एसिड है, अगर स्मेल चली जाती है, नहीं रिटेन करती है तो है बेसिक सॉल्यूशन। वैनिला एसेंस में भी सेम है, अगर जो स्मेल रिटेन करती है इट मींस वैनिला एसेंस की स्मेल रिटेन कर रही है, मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है, अगर चली गई तो बेसिक है। क्लोव ऑयल में भी सेम है, एसिडिक में स्मेल रिटेन करती है और उसमें लूज हो जाती है, ठीक है। वेरी इजी टू लर्न। ओके, नेक्स्ट है आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये एग्जैक्टली आपको कलर्स शो करता है, जैसे कि कौन सा आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस बताता है कि अगर आपके पास बहुत सारे अलग अलग एसिड और बेस प्रेजेंट है तो उसमें वो कलर देता है और कलर के बिहाफ पे आपको पता चलता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अगर आपका कलर रेंज आती है रेड ऑरेंज तो आपके पास वो होता है जनरली एसिड्स, अगर आपके पास ब्लू पर्पल वाली रेंज आती है तो वो होते हैं आपके पास बेस, ठीक है। इसको आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। अब आता है एसिड्स। एसिड्स कौन से वर्ड से डिराइव किया गया? एसिड्स वर डिराइव एसिडस। कौन सा है? एसिड, जिसका मतलब होता है सोर। सोर मींस खट्टा। तो एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, ठीक है। आपके नेचर में भी प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली अकरिंग एसिड होते हैं जिसे ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, और दूसरे होते हैं लैब में जो प्रिपेयर किए जाते हैं दैट इज अ मिनरल एसिड्स, ठीक है। जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, राइट, एंड सेफ टू कंज्यूम होते हैं, आप इजीली उसको खा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वीक एसिड है, बहुत सारी फूड आइटम्स के अंदर ये वीक एसिड प्रेजेंट होते हैं अलग अलग अमाउंट में। जे वीक एसिड जो होते हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, राइट। और ऑर्गेनिक एसिड में मैंने एग्जांपल्स भी आपको बहुत सारे बताए थे, जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, इन सब में क्या है? सिट्रिक एसिड है ना। और अगर हम बात करते हैं कर्ड की तो कर्ड में लैक्टिक एसिड है। टैमरिंड यानी इमली, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड है। टमाटो की बात करते हैं, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड है। दे ऑल आर कौन से एसिड? ऑर्गेनिक एसिड। दे आर सेफ टू कंज्यूम, दे आर वीक एसिड एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन अ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स अपोजिट होते हैं ऑर्गेनिक एसिड के, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, नॉट सेफ टू कंज्यूम, आप इसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, एंड दे आर डायरेक्टली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड्स। इसके एग्जांपल्स है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, राइट। ये मिनरल एसिड्स है, कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने। दे आर कोरोसिव इन नेचर, ये आपकी बॉडी को, आपके कपड़ों को अफेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स है। फिर आती है इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? जो डिसोसिएट होके कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, मींस अगर आपने पानी में उसको डाला, ठीक है, एसिड को पानी में डालने के बाद अगर वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। अगर वो पार्शियली आयनाइज हो रहे हैं तो वो क्या होते हैं? वीक एसिड है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा और अगर आप पढ़ के फुल नंबर लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो आप टॉपर है। अगर आप एवरेज लेके आ रहे हैं तो आप क्या कम लेके आ रहे हैं बिलो, तो वो आप क्या है? वीक एसिड है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, दे आर HCl, दे आर सल्फ्यूरिक एसिड, ये कुछ एग्जांपल्स है उसके, जो पूरी तरीके से आयनाइज या फिर पूरी तरीके से डिसोसिएट होके आपको क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, राइट। और जो आपको पार्शियली आयनाइज होते हैं, पूरी तरीके से नहीं, कि जितना मैंने आपको समझाया उसका आउटपुट जो आया वो बहुत कम आया, राइट। तो वो क्या है आपके पास? पार्शियली आयनाइजेशन। तो क्या होते हैं वो? वीक एसिड, जैसे कि एसिटिक एसिड वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है वीक एसिड की, राइट। फिर आता है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? एज द नेम इंडिकेट, कंसंट्रेटेड एसिड जिसमें एसिड की अमाउंट ज्यादा और वाटर की अमाउंट कम हो, तो वो क्या होते हैं? सॉरी, कंसंट्रेटेड एसिड। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड्स हो और लेस अमाउंट में वाटर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड। आप देखिएगा जनरली हम रिप्रेजेंट जब करते हैं तो ऐसे लिखते हैं CuNC डॉट, दैट इज कंसंट्रेटेड।
अगर मैंने लिख दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 इट मींस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और डाइल्यूट कौन से होते हैं? जिसमें कम अमाउंट में एसिड होता है और ज्यादा अमाउंट में वाटर, तो उसके आगे DIL लिखते हैं। DIL डिल नहीं, क्या है डाइल्यूट, क्या मतलब होता है इसका? डाइल्यूट। जैसे डाइल्यूट HCl, यहाँ देखिए ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बहुत कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ये एसिड के पार्टिकल्स है जो सर्कल सर्कल में दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्या है? ज्यादा। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये क्या है? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड बहुत कोरोसिव होता है, राइट? ऐसे आप जनरली करेंगे तो वो बिल्कुल जला देगा, बट डाइल्यूट इतना ज्यादा कोरोसिव नहीं होता है, ठीक है? इतना इम्पैक्ट नहीं डालता। फाइन। नेक्स्ट है आपके पास बेटा, व्हाई इज द कंसंट्रेटेड एसिड एडेड इनटू अ वाटर नॉट, अपोजिट नहीं कर सकते आप, एसिड को पानी में डालते हैं, पानी को एसिड में नहीं डालते हैं, राइट? तो इसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या रीजन है? डिसोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। कैसी है? एक्सोथर्मिक। जब आप पानी के अंदर एसिड डालते हैं तो उसमें से जो हीट निकलती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वहां प्रेजेंट होता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं अपोजिट बात करूं कि मैंने एसिड के अंदर पानी डाला तो उसकी रिएक्शन हुई एक्सोथर्मिक। जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई तो हीट कहां जाएगी? एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ नहीं है, तो हीट कहां जाएगी? स्प्लैश आउट करेगी, बाहर आएगी, जिसकी वजह से वो आपको डैमेज कर सकती है या कंटेनर ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? जनरली वाटर लेंगे खूब सारा, उसके अंदर एसिड डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे, एसिड डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे, एसिड डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे, ताकि उसमें से जो निकलने वाली हीट है उसको कौन एब्जॉर्ब करता जाए? वाटर एब्जॉर्ब करता जाए, राइट? इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट की। एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में बेटा? खट्टे, सोर होते हैं। कोरोसिव की बात करते हैं तो अभी आपको बताया कि जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इवन इतने ज्यादा कंसंट्रेटेड या इतने ज्यादा कोरोसिव होता है कि वो हमारे टिश्यूज तक को अफेक्ट कर सकते हैं, कपड़ों को अफेक्ट कर सकते हैं, पेपर को और मेटल को भी अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। सॉल्यूशन में जाने के बाद कैसा बिहेवियर शो करते हैं? जब एसिड को आप पानी में डालते हैं तो एक डिसोसिएट होके क्या देता है आपको? H3O+ आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन, राइट? जैसे कि आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं, HCl एक एसिड है, उसको वाटर में डाला, उसने क्या दिया? H3O+ आयन, और क्या दिया? Cl नेगेटिव, ठीक है? इंडिकेटर्स में क्या असर होता है आप बताइए मुझे? अगर फिनोल्फथलीन डालेंगे तो एसिड कैसा रहेगा? कलरलेस, राइट? अगर आप मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो एसिड पे क्या फर्क पड़ेगा? रेड, राइट? ये है आपके पास सिंथेटिक इंडिकेटर का असर। अगर टर्मरिक डालेंगे तो एसिड में कैसा कलर रहेगा? सेम, यानी येलो, राइट? और अगर हम क्या रह गया, लिटमस डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? रेड हो जाएगा। फाइन, ओके। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल। किसके साथ रिएक्शन करानी है? मेटल। कोई भी मेटल लीजिए आप, किसी भी मेटल की रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ कराते हैं तो आपको मिलता है बेटा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। क्या कहा हमने कि अगर आप मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? एसिड के साथ कराते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक। जिंक की रिएक्शन मैंने करा दी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक एक मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। इसकी रिएक्शन कराएंगे, जिंक इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह पे खुद आ जाएगा, वो बन गया जिंक सल्फेट प्लस क्या है? हाइड्रोजन गैस। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, राइट? और क्या कहा हमने आपको? ये जो बन रही है हाइड्रोजन गैस, इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है? पॉप साउंड से। मींस जो हाइड्रोजन गैस जिस टेस्ट ट्यूब में से लिबरेट हो रही है, बाहर निकल रही है, आप उसके सामने कैंडल या फिर मैच स्टिक लेके जाइए, वो क्या करेगी बेटा? पॉप साउंड करके बर्न करेगी। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? फाइन। नेक्स्ट, अगली रिएक्शन, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आप किसी एसिड की रिएक्शन, एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना बेटा, एसिड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं? मेटल कार्बोनेट्स के साथ। किसके साथ? मेटल कार्बोनेट्स के साथ। जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, राइट? जैसे कि आपके सामने एक मेटल कार्बोनेट लिखा हुआ है Na2CO3, उसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराई HCl, क्या प्रोड्यूस हुआ? सॉल्ट, दैट इज NaCl। और क्या प्रोड्यूस हुआ? वाटर। और क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही अगर आप हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो भी क्या प्रोड्यूस होगा? सॉल्ट, वाटर और
कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे होगी? लाइम वाटर में से। अगर आप लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की। कैसा हो जाएगा? मिल्की। ये है हमारे पास लाइम वाटर। लाइम वाटर में से किसको पास कराया मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो क्या होगा, क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा आएगा? मिल्कीनेस आएगी। क्या आएगी इसमें? मिल्कीनेस। अगर मैं एक्सेस ऑफ CO2 को पास कर दूंगी तो क्या होगा? ये मिल्कीनेस, हाँ, मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये कैसा है? सोल्यूबल है, जिसकी वजह से ये मिल्कीनेस क्या हो जाएगी? डिसअपीयर। और ये जो बना था कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या था बेटा? इनसोल्यूबल, जिसकी वजह से ये क्या है? मिल्कीनेस अपीयर हो रही है, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके पास, आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे टेस्ट करेंगे? या फिर आपके पास ऐसे आ जाता है कि हमारे पास एक कंपाउंड ए है जिसकी रिएक्शन कराने के बाद एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो गैस लाइम वाटर को मिल्की कर रही है। तो आप आइडेंटिफाई करिए कि वो गैस क्या है, राइट। तो कौन सी गैस है वो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की करती है। अगर आप एक्सेस में पास कर देते हैं तो वो मिल्कीनेस क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको? फाइन। नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी है मेटल के ऑक्साइड के साथ। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम? एसिड की। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? एसिड की। अगर आप एसिड की रिएक्शन मेटल के ऑक्साइड के साथ कराएंगे, किसके साथ? मेटल के ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। कैसी रिएक्शन लग रही है आपको ये? न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस, मेटल का ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है बेटा? बेसिक होता है। तो एसिड और बेस की जब भी रिएक्शन होगी तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। CaO ये मेटल का ऑक्साइड है, CaO मेटल का ऑक्साइड, रिएक्शन कराई HCl के साथ, क्या प्रोड्यूस हुआ? सॉल्ट। और क्या प्रोड्यूस हुआ? वाटर, राइट। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक है नेचर में, राइट। अब आपने उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फिर क्या बनेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर। आप जाके आगे जाके पढ़ेंगे, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। इसको मैं पढ़ाऊंगी मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, ठीक है, राइट। तो हमने क्या कहा? जो बेसिक ऑक्साइड है, जो मेटल के ऑक्साइड है, वो नेचर में जनरली बेसिक है या फिर एम्फोटेरिक होते हैं। उसकी रिएक्शन जब आप किसके साथ कराते हैं? एसिड के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट और वाटर। किसका एग्जांपल है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बात करेंगे एसिड में किसी को कोई प्रॉब्लम? राइट। तो एक बात बताइए, क्या जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो सारे एसिड्स होते हैं? नो। जैसे कि ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन है, इथेनॉल के पास भी हाइड्रोजन है, शुगर के पास भी हाइड्रोजन है, क्या ये सब एसिड है? नहीं। तो एसिड के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? कि हाइड्रोजन होना। क्या कंडीशन है हाइड्रोजन? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होना, आयनाइजेबल हाइड्रोजन होना। तो मींस जैसे कि ग्लूकोज है, जैसे कि आपके पास क्या है? शुगर है या फिर इथेनॉल है, इन सबके पास हाइड्रोजन तो है, बट वो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं वो हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं है। अगर वो उससे अलग ही नहीं हो सकती है तो वो एसिड नहीं है। अगर हाइड्रोजन अपने कंपोनेंट में से अलग हो रही है तब वो एसिड है, ठीक है। तो आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? ये नहीं करेगा। बट एसिड्स जिसके अंदर HCl, HNO3 या फिर H2SO4 होंगे, ये एसिड्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे क्योंकि इसमें आयन डिसोसिएट हो जाएंगे। गॉट इट? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेसिस क्या होते हैं। बेसिस आपको बताएं कि अगर वो एक्वस फॉर्म में आने के बाद आपको क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन। क्या देते हैं बेटा? OH नेगेटिव आयन। उन्हें आप क्या बोलते हैं? बेसिस, ठीक है। जैसे कि NaOH है, एक बेस है, उसको वाटर में डाला तो उसने NaOH में डिसोसिएट करके Na प्लस OH नेगेटिव दिया, OH नेगेटिव आयन मिला, इट मींस वो क्या है? बेस है, राइट। अब बात करते हैं जो बेस है उसका टेस्ट कैसा होता है? दे आर बिटर इन टेस्ट। कैसे होते हैं? बिटर। फाइन। अगला है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस कैसे होते हैं? जैसे वीक एसिड और आपने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी होते हैं। क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस? बताइए आप। जो एक्वस फॉर्म में आने के बाद कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या थे? स्ट्रॉन्ग एसिड थे जो एक्वस फॉर्म में आने के बाद कंप्लीटली आयनाइज होके H+ आयन देते हैं, वो क्या थे? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? जो वाटर में जाने के बाद, वाटर में टूट जाने के बाद बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, किसमें? अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, जो कि OH नेगेटिव आयन भी होगा। और वीक बेस क्या होंगे? जो पार्शली आयनाइज होंगे, जो पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते, वो क्या होते हैं बेटा? वीक। चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो। वीक एसिड के केस में H+ आयन, वीक बेस के केस में OH नेगेटिव आयन।
और स्ट्रॉन्ग बेस और क्या होते हैं? एल्कली। क्या होते हैं बेटा? एल्कली। एल्कली वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं एंड दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जैसे NaOH एक एल्कली है, KOH एक एल्कली है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं बेटा? एल्कली। एल्कली जो होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल बेस एंड दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बेटा? वीक बेस। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। प्रॉपर्टी की बात करें तो बेस कैसे होते हैं टेस्ट में? बीटर। कैसे होते हैं? बीटर। बीटर मींस कड़वे। टच की बात करें तो अगर आप बेसिस को टच करेंगे, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले लें और उसे टच करें तो वो कैसा फील कराएगा आपको? सॉपी टच, राइट। नेचर की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेसिस का कोरोसिव इफेक्ट होता है, हमारी स्किन पे इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, कोरोसिव नेचर होता है, जैसे एसिड्स का होता है वैसे बेस का होता है, बट स्ट्रॉन्ग बेसिस का, बट बिल्कुल सेम नहीं होता एसिड की तरह, राइट। एक्वस फॉर्म की बात करते हैं तो बेस को अगर आप पानी में डालते हैं तो आपको क्या देते हैं बेटा? OH नेगेटिव आयन। ठीक है, फिर आता है आपके पास इंडिकेटर पे क्या असर पड़ता है। तो पहले मैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करती हूँ। अगर मैं फिनोल्फ्थालीन डालूंगी बेस में तो कैसा कलर देंगे? वो पिंक कलर, और अगर आप मिथाइल OH डालेंगे तो येलो कलर। फिर हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक का क्या कलर चेंज होगा? रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड। और लिटमस में ब्लू। फाइन। अगला है आपके पास एक्शन ऑफ हीट। अगर आप किसी भी बेस को जनरली, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जब आप उसे हीट करते हैं तो उसमें से वाटर का लॉस हो जाता है। जैसे कि आपके सामने देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप इसे हीट करेंगे तो इसमें से वाटर लॉस हो जाएगा और ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब आप इसे हीट करेंगे तो अमोनिया और वाटर की फॉर्मेशन होगी। अगली है आपके पास रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिडिक ऑक्साइड। किसके साथ? एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड। किसके होते हैं बेटा? नॉन मेटल के ऑक्साइड। ये कैसा है नेचर में बच्चे? बेस। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा है नेचर में? एसिड। तो एसिड और बेस की रिएक्शन हुई तो न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज सॉल्ट और वाटर। क्या बना? सॉल्ट और वाटर। पहले वाले रिएक्शंस में हमने एसिड की रिएक्शन मेटल के ऑक्साइड के साथ कराई थी, अब हम किसके साथ करा रहे हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ बेस की, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड या तो होते हैं आपके पास एसिडिक या होते हैं न्यूट्रल। ठीक है, क्लियर है? फाइन, कोई दिक्कत इसमें? ओके, नेक्स्ट एसिड के साथ सिंपली, ये एसिड की प्रॉपर्टी में भी आ सकते हैं और बेस की प्रॉपर्टी में भी, कि एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएं आप? बेस के साथ। अगर एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? सॉल्ट और वाटर। जैसे कि NaOH एक बेस है, HCl क्या आपके पास एक एसिड है, क्या बना? NaCl और क्या बना? वाटर। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पढ़ा हुआ है आपने? ओके। इसमें एक रिएक्शन और रह गई है जो मैंने उस टाइम पढ़ाई थी आपको, मेटल के साथ रिएक्शन बताएंगे, याद है आपको? मेटल के साथ अगर मैंने जिंक ले लिया, जिंक की रिएक्शन मैंने NaOH के साथ करा दी, NaOH एक बेस है बेटा, अगर मैंने इसकी रिएक्शन मेटल के साथ रिएक्ट दी, क्या ये रिएक्ट करेगा? क्या प्रोड्यूस करेगा? Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम जिंकेट। और क्या प्रोड्यूस होगा साथ में? हाइड्रोजन गैस। तो यही पूछा जाता है एसिड और बेस में क्या कॉमन है। तो एसिड और बेस में क्या कॉमन है? एसिड और बेस दोनों मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या लिबरेट करते हैं? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। और क्या कॉमन है एसिड और बेस में? दोनों आयनाइज हो जाते हैं। एक्वस फॉर्म में आने के बाद दोनों क्या करते हैं? अपने रिस्पेक्टिव आयंस देते हैं। ठीक है, जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन देंगे, जो बेस है वो क्या देंगे? OH नेगेटिव आयन। ये दोनों में क्या है? सिमिलैरिटी। डिफरेंसेस तो लिख सकते हो आप बहुत सारे, बस सिमिलैरिटी है आपके पास। गॉट इट? नेक्स्ट, व्हाट इज द यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेस? कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स के यूजेस हैं, जैसे HCl का यूज कहाँ किया जाता है बेटा? जो डीस्केलिंग, मतलब जो स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। आयरन शीट्स को गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से पहले क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स की प्रिपरेशन में नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। एक्सप्लोजिव बनाने में यूज किया जाता है। ड्रग्स बनाने में यूज किया जाता है। गोल्ड और सिल्वर की रिफाइनिंग मतलब प्योरिफिकेशन करने में यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, बिकॉज इट्स लैबोरेटरी में बहुत ज्यादा यूज होने वाले रिएजेंट है ये। इससे फर्टिलाइजर प्रिपेयर किए जाते हैं, डिटर्जेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, प्लास्टिक हो गया, फाइबर्स हो गया, एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसको रिफाइनिंग यानी प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। बोरिक एसिड एक एंटीसेप्टिक का काम करता है और इसको आई वॉश के लिए यूज किया जाता है। कार्बोनिक एसिड से हम ड्रिंक्स बनाते हैं, रेटेड ड्रिंक्स। सिट्रिक एसिड फूड प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है और एसिटिक एसिड भी पिकल्स में यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है जो मैंने मेंशन है वही यूजेस आपको करने हैं, तो आप कोई भी यूजेस कर सकते हैं एसिड और बेस के।
अगली बात आती है बेस की। बेस यूज किया जाता है सोप एंड डिटर्जेंट वाली इंडस्ट्रीज में, रेयन बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, पल्प इंडस्ट्री में, व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, राइट। ब्लीचिंग पाउडर में यूज किया जाता है बनाने के लिए, लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया के सॉल्ट्स बनाने में यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में, नाइट्रिक एसिड में। एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक एंटासिड की तरह काम करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एंटासिड की तरह काम करता है। ये एक टेक्सटाइल यानी कपड़े वाली इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, राइट। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में, ग्लास बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में वहां यूज किया जाता है। अब आपको ये पता चल गया एसिड क्या है, अब आपको ये पता चल गया बेस क्या है। आपने उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके पास एसिड और बेस प्रेजेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। आपको पता चल गया स्ट्रॉन्ग क्या होता है और वीक क्या होता है। अब आपसे पूछा चला है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस, कि जो एसिड और बेस आपके पास प्रेजेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो होता है वो क्या होता है बेटा, पीएच स्केल। क्या होता है, पीएच स्केल। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, स्मॉल पी एन कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड मैथमेटिकली अगर हम इसे डिनोट करें तो इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये स्मॉल पी जब किसी के आगे लग जाता है तो इसका मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम। अगर मैं पी एच की बजाय पी ओ एच भी लिख दूंगी तो वो होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव, राइट। तो पीएच पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14। जो पीएच का स्केल है वो कहां से कहां तक होता है बेटा, 0 से लेके 14। 0 से लेके 7 तक, 7 जो होता है वो जनरली आपके पास न्यूट्रल होता है। ये क्या बेटा, न्यूट्रल। 7 से इधर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। गॉट इट। तो इस मींस जो इसके आसपास होंगे वो वीक एसिड्स होंगे और वीक बेस होंगे, जो इससे थोड़ा दूर चले जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। जैसे कि अगर आपके पास pH 1 है, राइट, और अगर pH 6 है तो आप क्या कहेंगे, कौन से वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 वाला, राइट। न्यूट्रल के आसपास वाला नहीं देखना, न्यूट्रल से दूर जाना है आपको, राइट। तो 1 वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और 6 वाला क्या बेटा, वीक एसिड। ये उनके कलर्स है। अगर ग्रीन कलर है तो न्यूट्रल, हल्का सा येलोइश ग्रीन आएगा 5, देन 6, सॉरी 6 नहीं है यहाँ पे, 6, 5, फिर 4, 3, 2, 1। आप देख रहे हैं डार्कर रेड होता जा रहा है जब आप एसिड स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। इधर देखिए, फिर वो ग्रीन से हल्का हल्का चेंज हुआ, ब्लू में आया, फिर आ गया पर्पल। पर्पल की तरफ आने वाला मतलब हाईली बेसिक है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। ये आपके सामने रिजल्ट है इसका। अगर H+ आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है, इट मींस आपके पास जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो कैसा है, न्यूट्रल है। और अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है, इट मींस सॉल्यूशन क्या है आपके पास, एसिडिक। और अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन H+ आयन से ज्यादा होती है, मींस सॉल्यूशन क्या है, बेसिक, है ना। उसी बेस पे अब आपके पास ये क्वेश्चन आता है ना कई बार, क्या ऐसा है कि एसिडिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन नहीं होते, या फिर पूछा जाता है बेस के अंदर H+ आयन नहीं होते, होते हैं, बट जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो डिसाइड करता है कि आपके पास जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो न्यूट्रल है, उनमें से किसी एक की भी ज्यादा है, जैसे H+ की ज्यादा है तो एसिड है, OH नेगेटिव आयन की ज्यादा है तो बेस है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि अगर 298 केल्विन टेम्परेचर की बात करें, यानी 25 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर होता है, उस पे प्योर वाटर का pH कितना होता है बेटा, 7। और एसिडिक सॉल्यूशन की क्या होती है बेटा, लेस देन 7, और ग्रेट और एल्केलाइन यानी बेसिक सॉल्यूशन की क्या होती है, ग्रेटर देन 7, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ? आपको लगता है हमारी डेली लाइफ में इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? क्या इंपॉर्टेंस है? पहला, प्लांट और एनिमल सेंसिटिव होते हैं। हमारी बॉडी जो होती है वो अपनी एक pH रेंज पे काम करती है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है वो एक नैरो रेंज ऑफ pH पे काम करती है। हमारी बॉडी जो काम करती है वो किस पे करती है, 7 से लेके 7.8। बहुत ज्यादा वाइड रेंज नहीं लेनी है, बहुत नैरो रेंज में लिखना है, 7 से लेके 7.8, ठीक है। अगर pH डिस्टर्ब होती है तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। ऐसे ही प्लांट्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर प्लांट्स को ग्रो करना है तो वो भी एक स्पेसिफिक pH लेवल पे ही ग्रो करते हैं। जैसे कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो सॉइल होता है उसके अंदर चूना ऐड कर रहे होते हैं लोग। क्यों ऐड कर रहे होते हैं? क्योंकि एसिडिक रेन की वजह से बारिश जो हुई है और वो एसिड रेन हुई है, तो जो सॉइल होती है वो भी कैसी हो जाती है, नेचर में एसिडिक हो जाती है। तो एसिडिक सॉइल के अंदर प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता है, तो उसे क्या बनाना पड़ता है, न्यूट्रल करने के लिए उसके अंदर क्या ऐड किया जाता है, बेस, ताकि एसिड और बेस में आपस में हो जाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी वो एक दूसरे के साथ पेयर अप कर ले
और आपके पास क्या प्रोड्यूस हो, जो आपके पास सॉइल प्रेजेंट है उसमें अच्छे से प्लांट ग्रो कर सके। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। आप पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस, आपको पता है हमारा स्टमक जो है वो रिलीज करता है HCl, ठीक है। उसके अंदर प्रॉपर्ली काम करते हैं एंजाइम पेप्सिन काम करता है, राइट। बट स्टमक की वॉल को इन द सेम टाइम म्यूकस क्या करके रखता है, प्रिवेंट करके रखता है, ताकि उसकी सिक्रीशन से स्टमक की वॉल हार्म ना हो, ठीक है। तो अगर जो उसकी पीएच है आपके पास जो काम कर रहा है इंडाइजेशन, अगर आपने फूड भी एसिडिक खा लिया तो पीएच लेवल क्या चला जाएगा, डाउन। अगर पीएच लेवल डाउन चला गया तो इन्फ्लेमेशन होने लगती है, जलन होने लगती है, जिसको आप बोलते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या लेंगे, बेस। क्या लेंगे, बेस। जनरली एंटी एसिड की टैबलेट्स ली जाती है, एंटी एसिड सॉल्यूशन फॉर्म में लिया जाता है, जिसे अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलता है। माइल्ड बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका इंटेक किया जाता है। जो एक्सेस ऑफ एसिड आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो बेस के द्वारा क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। दोनों ने पेयर अप किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, बॉडी की इन्फ्लेमेशन को आराम मिल गया, राइट। आगे है पीएच एज अ कॉज ऑफ टूथ डीके। टूथ डीके कब स्टार्ट होता है बेटा, पीएच जब आपकी 5.5 यानी 5.5 से लोअर जाना शुरू हो जाती है। तो जब भी आप शुगर कंटेनिंग फूड खाते हैं तो शुगर कंटेनिंग फूड क्या करते हैं बेटा, अगर वो टीथ में रह जाते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड। एसिड प्रोड्यूस करते हैं और वो जो एसिड होता है वो पीएच लेवल को डाउन ले जाता है 5.5 से बिलो। तो जो आपके टूथ होते हैं, टिथ होते हैं, वो इनेमल के बने होते हैं, इनेमल होती है उसकी कवरिंग होती है, उसकी डीकंपोजिशन यानी डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, राइट। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस। तो एक्सेस ऑफ एसिड जो आपकी माउथ यानी ऑरल कैविटी में बन रहा है, जिसकी वजह से पीएच डाउन जा रही है, वो उसको न्यूट्रलाइज करता है, और न्यूट्रलाइज करने से वो जो डीकंपोजिशन हो रही है वो क्या होती है, रुक जाती है। तो सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से या फिर शुगर कंटेनिंग फूड से होती है, ठीक है, जो कि एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में भी क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। वो एसिड अगर हल्का सा भी रिटेन कर जाता है तो क्या होने लग जाती है बेटा, सेम पीएच लेवल डाउन होती है और वही प्रॉब्लम आने लगती है। अगला है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स की कुछ एनिमल्स हमारी बॉडी में एसिड रिलीज करते हैं, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस रगड़ा जाता है। कुछ बेस रिलीज करते हैं जिसको कवर करने के लिए एसिड। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बी की, जो हनी बी होती है वो आपकी बॉडी के अंदर क्या रिलीज करती है, एसिड। जब वो काटती है तो क्या रिलीज करती है, एसिड। अब उससे रिलीफ पाने के लिए उस एरिया पे क्या रब कर दो, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसा है नेचर में, बेसिक। एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। अगर हम वास्प की बात करते हैं, चाहे वो रेड वास्प हो चाहे वो येलो वास्प हो, वो आपकी बॉडी में एल्कलाइन सॉल्यूशन इंजेक्ट करती है। जो एल्कलाइन सॉल्यूशन इंजेक्ट करती है तो आपको उससे ओवरकम करने के लिए उसके ऊपर क्या रगड़ना पड़ेगा, एसिड। जैसे विनेगर रगड़ते हैं, पिकल्स रगड़ते हैं, तो उसको रगड़ने से क्या होगा, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। एंड छोटी सी चींटी होती है, रेड कलर की चींटी, जनरली काट जाती है तो बहुत मोटा हो जाता है। वो आपकी बॉडी में क्या रिलीज करती है बेटा, मिथेनोइक एसिड, एसिड रिलीज करती है। उससे ओवरकम करने के लिए भी आप क्या करेंगे, बेस को रगड़ेंगे, राइट। अगर नेटल लीव्स, ये एक लीफ है, वो अगर आप उसे टच करते हैं वो आपकी बॉडी में मिथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं, जिससे बर्निंग होती है। और बर्निंग से रिलीफ करने के लिए आपको क्या करना है, उसके ऊपर बेस रगड़ना है। इज इट क्लियर? एसिड, बेस एंड पीएच। कोई प्रॉब्लम? सॉल्ट बचा सिर्फ अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या बच्चे, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जब आप एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन कराते हैं, एसिड और बेस के बीच में जब आप रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है बच्चे, सॉल्ट। और क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर, है ना। इट्स एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसका एग्जांपल है ये, न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट इज NaOH। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, HCl के साथ, तो प्रोड्यूस होता है NaCl, जो कि होता है एक न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। और क्या है, वाटर, राइट। तो हमने ये पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है बच्चे, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। बट डोंट फॉरगेट कि न्यूट्रलाइजेशन नेम इंडिकेट जो कर रहा है वो सिर्फ न्यूट्रल सॉल्ट्स की ही फॉर्मेशन करेगा, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास सॉल्ट्स के, कॉमन सॉल्ट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, चॉक एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, अलम, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब सॉल्ट्स हैं। सॉल्ट का मतलब सिर्फ नमक नहीं है, ठीक है। तो सॉल्ट्स अलग अलग तरीके के होते हैं एंड सॉल्ट्स में आपके पास एसिडिक सॉल्ट्स भी आएंगे, बेसिक सॉल्ट्स भी आएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट्स भी आएंगे, फाइन। फिर आता है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, जैसे आपकी एक फैमिली होती है वैसे सॉल्ट्स की भी क्या होती है, फैमिली होती है। जैसे आपका सरनेम कॉमन होता है वैसे इनके अंदर या तो कैटायन सेम होंगे या फिर इसमें एनायन सेम होंगे। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल्स जो है
NaCl ये एक सॉल्ट है, Na2SO4 एक सॉल्ट है, NaHCO3 एक सॉल्ट है ना। ये सब में क्या है, Na कॉमन दिख रहा है आपको, सोडियम Na प्लस, इसमें भी क्या है Na प्लस 2Na प्लस है, राइट। तो सब में क्या दिख रहा है आपको, सोडियम कॉमन दिख रहा है, इसीलिए कौन सी फैमिली है बेटा, सोडियम फैमिली। कौन सी फैमिली है, सोडियम। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैटायन ही कॉमन होगा, किसी किसी केसेस में एनायन भी अगर कॉमन होगा तो वो भी कैसे सॉल्ट्स होंगे, जैसे क्लोराइड फैमिली है, सल्फेट फैमिली है, तो वो क्या है आपके पास, कैटायन या एनायन, दोनों में से जो कॉमन होगा वही उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपके पास फैमिली ऑफ सॉल्ट। फिर आता है आपके पास बेटा ऑन द बेसिस ऑफ पीएच कैसे निकालते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन की, या फिर हम बोलते हैं कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स और न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स और न्यूट्रल सॉल्ट्स, उनकी पीएच डिटेक्ट करते हैं और आपको पता चलता है कि वो कौन से टाइप के सॉल्ट्स हैं। कैसे पता चलता है, उनके पैरेंट एटम से जिससे मिलके वो बने हैं, ठीक है। अगर आपके पास उसकी पीएच क्या आती है, 7 आती है, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से बिलो आएगी तो कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक है, और 7 से अबव आएगी तो कैसा है, बेसिक सॉल्ट है, राइट। अगर हमारे पास क्या कहा हमने कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कैसा सॉल्ट बनेगा बच्चे, न्यूट्रल। कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल। लेकिन अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड, तो सॉल्ट कैसा बनेगा बच्चे, एसिडिक सॉल्ट, राइट। लेकिन इसका अपोजिट कर देते हैं, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बिहेवियर किसका है, बेस का, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी आर टेकिंग, राइट, किसको मिला के हम सॉल्ट बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट, उसकी पीएच आएगी 7। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेते हैं तो बनता है एसिडिक सॉल्ट, उसकी पीएच आएगी बिलो 7। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो बनता है बेसिक सॉल्ट, जिसकी पीएच आएगी अबव 7, राइट। ये थे आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। अब आपके पास कुछ सॉल्ट्स हैं जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चे, NaOH। क्या है ये, NaOH। व्हाट इज द कॉमन नेम, कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको बेटा, कास्टिक सोडा। Caustic soda is the common name and the chemical name is NaOH, right? Chemical formula is NaOH and chemical name is sodium hydroxide, ठीक है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसे, कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेटा, जब आप ब्राइन सॉल्यूशन की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ब्राइन का मतलब क्या होता है, ब्राइन का मतलब क्या होता है, बताया था, NaCl का सॉल्यूशन। NaCl का एक्वस फॉर्म में जब आप सॉल्यूशन लेते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं, ब्राइन। तो जब NaCl आपने लिया और आपने उसको वाटर में डाला, राइट, एक्वस फॉर्म में लिया, और फिर आपने उसकी क्या करी, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। तो क्या बनता है आपके पास, NaOH प्लस क्लोरीन गैस एंड प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस, इस रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है, एक तो क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एल्कली। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट। इसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई हुई है, फटाफट बता देती हूँ। इसमें NaCl को लिया हमने, राइट, इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया, फिर हमने डिसोसिएट देखा। जैसे ही आप उसके अंदर वाटर डालते हैं तो NaCl ब्रेक हो जाता है, किसके अंदर, आयंस के अंदर, Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। फिर वो अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाते हैं अपने चार्ज को खत्म करने के लिए। जो पॉजिटिव वाला होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाता है। यानी जो नेगेटिव वाला होता है वो कैथोड पे जाएगा और वो पॉजिटिव, जो आपके पास नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव पे जाएगा और पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा, नेगेटिव, और अपने चार्ज को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। यानी जो कैथोड है उसपे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सोडियम अमलगम, और जो एनोड है उसपे क्या प्रोड्यूस हो रही है बेटा, क्लोरीन गैस। फिर ये सोडियम अमलगम वाटर के साथ मिक्स करके क्या बना लेता है, NaOH। ये आपके पास जो रिएक्शन है यहां से लेके ये स्टेप यहां तक, ये आपकी कंप्लीट स्टेप वाइज रिएक्शन है। और कंप्लीट रिएक्शन जो मैंने आपको बताई थी कि आप सिंपली NaCl लीजिए, उसमें वाटर डालिए, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करिए, इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। वो नेट रिएक्शन है इन सबका कंक्लूजन, और ये क्या आपके पास स्टेप बाय स्टेप, राइट, ओके। फिर आते हैं आपके पास इसके अंदर मेन प्रोडक्ट जो आप पढ़ रहे थे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है, मेटल की शीट को डीग्रीस करने में यूज होता है, सोप और डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स और पेपर्स बनाने में यूज होता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। फिर आता है आपके पास
इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, बाय प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो मेन प्रोडक्ट के साथ बनते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल की तरह यूज होता है, अमोनिया बनाने में यूज होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज होता है और पीवीसी बनाने में यूज होता है, राइट। नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। क्या है ब्लीचिंग पाउडर? क्या होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला? यस, CaOCl2। क्या है? CaOCl2, राइट। व्हाट इज द केमिकल नेम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसे प्रिपेयर करते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर को? जब आप स्लेग लाइम में से, स्लेग लाइम होता है जो लाइम वाटर होता है ना, स्लेग लाइम में से जब आप किसे पास कराते हैं बेटा? क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है? ब्लीचिंग पाउडर, साथ में बाय प्रोडक्ट इज वाटर, ठीक है। जब आप स्लेग लाइम में से किसको पास करा रहे हैं? क्लोरीन गैस को पास करा रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। फाइन, ये है इसकी प्रिपरेशन। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी की बात करें तो कलर कैसा होता है बेटा? ये येलोइश व्हाइट कलर का। इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन की, सेपरिंगली, मतलब जनरली नॉर्मल कोल्ड वाटर में भी अच्छे से घुल जाता है एंड ये अनरिएक्टेड रहता है। अगर आप इसे एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले लेता है और क्या फॉर्म कर देता है बच्चे? CaCO3। क्या बनाता है? CaCO3, राइट। ये हेजनक्लेवर प्लांट है जिसमें इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इसकी, अगर हम रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ तो क्या प्रोडक्ट यूज करता है? ये सॉल्ट और वाटर, ठीक है। अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट, वाटर और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? क्या क्या यूजेस होते हैं ब्लीच करने के लिए? एज द नेम इंडिकेट, ब्लीच करने के लिए किसको? कॉटन के फाइबर को, फैब्रिक्स को। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसके बहुत इंपॉर्टेंस है। वुड पल्प वाली इंडस्ट्री में पेपर्स जो कलर्स होते हैं उसमें यूज होता है। जर्मिसाइड की तरह यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, पीने वाले पानी को स्टरलाइज करने के लिए यूज होता है और एक बहुत अच्छा क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। नेक्स्ट आता है आपके पास बेकिंग सोडा। कौन सा है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। लैबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है? ये अलग तरीका है, दो तरीके आपके पास। लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है? जब आप सोडियम कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो प्रोड्यूस होता है बेकिंग सोडा, राइट। अगर आप, एक और तरीका है, क्या करेंगे आप? NaCl लीजिए। अगर आप NaCl से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जनरली सॉल्ट को हम NaCl से प्रिपेयर करते हैं। NaCl लेंगे और क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस अमोनिया, ठीक है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होगा? NaHCO3 और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? NH4Cl, राइट। क्या है? अमोनियम क्लोराइड और क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? बेकिंग सोडा। यही आपका मेन एम था प्रिपेयर करने का। चाहे आप ये तरीका कर लीजिए लेबोरेटरी वाला, वो मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो बेकिंग सोडा व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, सेपरेटली सोल्यूबल है पानी के अंदर, राइट। एंड ये थोड़ा सा एल्कलाइन होता है, यानी बेसिक होता है नेचर में। इसे हम एंटासिड्स में भी यूज करते हैं, आपको बताया था इसका नेचर। ये बेसिक सॉल्ट टाइप, ठीक है। ये डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन देता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन फिर वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसीलिए ये क्या है? बेसिक है नेचर में, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास हीटिंग का इफेक्ट। देखिए, अगर आप सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करेगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, राइट। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट आर द यूजेस? इसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है, एफर्वेसेंट वाली ड्रिंक बनाने में यूज किया जाता है, एंटासिड बनाने में यूज किया जाता है और सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज किया जाता है। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम इसमें? बेकिंग पाउडर क्या होता है? जब आप बेकिंग सोडा के अंदर क्या ऐड कर देते हैं बेटा? H+ आयन यानी एसिड ऐड कर देते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या है? जिससे कि कोई भी सब्सटेंस, जो भी आप मटेरियल बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, वो पोरस बनता है, उसमें होल्स होते हैं, फ्लफी बनता है, राइट। एंड बेकिंग पाउडर एक्चुअल में होता क्या है? इट इज एन मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मिक्सचर होता है किसके साथ? एसिडिक कंपाउंड के साथ। किसके साथ? एसिडिक कंपाउंड। जैसे कि आपने पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया या कोई सिट्रिक एसिड ले लिया, कोई भी आपने एसिडिक सॉल्ट उसके साथ मिक्स कर दिया। तो जब आप केक बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं तो बेकिंग सोडा जो होता है वो रिएक्ट करता है एसिडिक कंपाउंड के साथ और क्या लिबरेट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो वो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर रहा है उसी की वजह से वो जो केक है, जो ब्रेड है, वो क्या बन रहा है? स्पंजी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से बाहर निकलेगी तो उसकी वजह से वो पोरस हो जाएगा, उसमें होल्स हो जाएंगे, पोरस होगा और वो फ्लफी भी हो जाएगा और स्पंजी भी हो जाएगा। इसीलिए यहां से ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ये वाला पार्ट अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। लास्ट वाला
फिर आता है आपके पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? वैसे तो जनरली हम वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3 होता है, ठीक है, बट अगर वाटर क्रिस्टलाइजेशन के साथ उसका प्रॉपर फॉर्मूला बने तो वो बनेगा Na2CO3.NH2। 10 मॉलिक्यूल वाटर के अटैच होते हैं उसके साथ, राइट। एंड व्हाट इज द केमिकल नेम? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। अगर आप इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं तो वो बनता है सोडा ऐश, फिर उसे क्या बोलते हैं हम? सोडा ऐश, ठीक है। कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है इसको बेटा? कैसे ऑब्टेन करेंगे? इसके लिए क्या क्या जरूरत है? NaCl जो आपने अभी सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन में पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अलग अलग टावर लगे होते हैं, अमोनिकल टावर, राइट, कार्बोनेटिंग टावर, जो सप्लाई करते हैं अपनी अपनी गैसेस को, राइट। तो क्या प्रोड्यूस होता है? NaHCO3 प्लस NH4Cl। हमें क्या चाहिए? NaHCO3। अब क्या करेंगे NaHCO3 की? हीटिंग। आपने पढ़ा ना बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा, अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? सोडा ऐश। सोडा ऐश मतलब अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसके अंदर पानी नहीं है, सिंपल। अभी ये जो सोडा ऐश प्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर आप ऐड करेंगे वाटर। जब आप वाटर ऐड करेंगे तो इसकी क्रिस्टलाइजेशन होगी और ये क्या बनेगा? Na2CO3.NH2। क्या ये 3 स्टेप्स आप कर सकते हैं आसानी से? पहले स्टेप में आपने सोडियम क्लोराइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई, अमोनिया गैस पास कराई, वाटर का एडिशन किया, क्या प्रोड्यूस हुआ? NaHCO3। फिर NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा जो प्रोड्यूस हुआ उसको आप क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा? उसका सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से बाहर, ठीक है। फिर जो आपके पास सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश बना, आप उसमें वाटर इंट्रोड्यूस करेंगे और वाटर इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या करेंगे बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब उसका बनाते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है और उससे हमें क्या बनते हैं? क्या क्रिस्टल्स मिलते हैं? किसके? वॉशिंग सोडा के, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी, ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, अच्छे से, बहुत अच्छे से घुल जाता है पानी के अंदर, ठीक है। और अगर आप इसे हीट करते हैं तो ये अपने में से वाटर क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है ना, तो ये बन जाता है सोडा ऐश, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास यूजेस। कहाँ कहाँ यूज होते हैं? लॉन्ड्री पर्पस में, कपड़े धोने के लिए यूज होता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में यूज होता है, डिटर्जेंट्स बनाने में यूज किया जाता है, और बहुत सारे कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स है, हाइपो है, इनको प्रिपेयर करने में यूज होता है, और पेपर और पेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप पीओपी भी बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2। CaSO4.12H2 का नेम क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, आधा मॉलिक्यूल है ना पानी का, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, राइट। या फिर इसे क्या लिखेंगे? 2CaSO4.2H2। इसके आगे 2 नहीं, उसके आगे 2 लगाने। फाइन। कैसे ऑब्टेन करेंगे? जिप्सम होता है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, CaSO4.2H2। जब आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे यानी 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो इट प्रोड्यूस CaSO4.12H2। इसे बैलेंस करने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O, ठीक है। ये कैसे प्रिपेयर हुआ? जब आपने इसको किस पे हीट किया बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसकी टेम्परेचर को हल्का सा भी और बढ़ाएंगे तो इसमें जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो भी उड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये हार्ड मास बन जाएगा और वो हमारे किसी यूज का नहीं रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल व्हाइल प्रिपेयरिंग द पीओपी। जब आप पीओपी बना रहे हैं तो टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज क्या बन जाएगा? अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। जो अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है वो हार्ड मास में सेट हो जाता है when mixed with the water। तो टेम्परेचर अगर कंट्रोल नहीं होगा तो उसकी सेटिंग प्रॉपर्टी पुअर हो जाएगी, राइट। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, ऑर्डरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, ठीक है। अगर आप इसे पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करता है? जिप्सम बना लेता है, हार्ड मास बना लेता है। ऐसे ही तो यूज किया जाता है ना, पीओपी को लिया जाता है, फिर उसे पानी मिक्स किया जाता है, फिर इसे जहां अप्लाई करना अप्लाई किया जाता है, थोड़ी देर बाद वो हार्ड मास बन जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम, राइट। ओके। फिर कहाँ कहाँ यूज होता है? एयर गैप को सील करने में यूज किया जाता है, इससे स्टैचूज बनते हैं, टॉयज बनते हैं, डेकोरेटिव पर्पस में यूज किया जाता है, बोन जो फ्रैक्चर हो जाती है उसको जोड़ने में यूज होता है, और चॉक्स बनाने में यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? लास्ट टॉपिक, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन? आपने अपने आसपास बहुत सारे सॉल्ट्स देखे जिसके साथ डॉट लगी हुई है, .5H2O, .7H2O, .10H2O। तो ये जो अटैच है इसे हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू एनी कंपाउंड। जब किसी कंपाउंड के साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बट सब में ये अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में 5H2 होता है,
अगर हम सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो 10H2 होता है, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो उसमें हाफ H2 होता है। तो इसका मेन मोटिव क्या है, तो ये जो प्लास्टर ऑफ सॉरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये सॉल्ट को जिस भी सॉल्ट के अंदर ये अटैच हो रहा है उसे क्या प्रोवाइड कर रहा है, कलर प्रोवाइड कर रहा है, उसे एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक पैटर्न प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इसे रिमूव कर देते हैं, इसको अनहाइड्रस बना देते हैं, तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज क्या करता है, लॉस्ट कर देता है। यानी अनहाइड्रस जो सॉल्ट्स होंगे वो हमेशा कलरलेस होंगे, उनको कोई कलर नहीं होता। ठीक है, जो कलर इंपार्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। ओवर, कोई प्रॉब्लम किससे?